सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सभी लोग स्पेशली यह क्लास सीटेट के लिए देख रहे हैं और मैथमेटिक्स के इस प्रैक्टिस खंड में मैं आपको बताना चाहूँगा आज जो मैंने आज के सेशन के लिए जो भी प्रश्न मैंने लिया है, यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण खंड मैंने लिया है संख्या कौशल का। हालांकि एक आध प्रश्न केवल मेजरमेंट का है, लेकिन वो भी संख्या कौशल में ही आता है। नंबर स्किल यह संख्या पद्धति का एक पार्ट है और आपके सीटेट के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी प्रश्न है आपके सीटेट के प्रीवियस एग्जाम से संबंधित है। और मुझे लगा क्योंकि अलग अलग प्रश्न सेट को मैं देख रहा हूं, तो हर सेट में 1 से 2 प्रश्न, प्रत्येक सेट में 1 से 2 प्रश्न आपके संख्या कौशल से रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस पर 1-2 लेक्चर करा देना चाहिए। पेडागोजी भी आपका निरंतर चल ही रहा है और चलेगा। फिलहाल 2 क्लास मैं आपको संख्या कौशल के लिए दूंगा और इसके दोनों क्लास को बहुत ही कंसंट्रेट होके इसके एक एक नेचर को जानते रहिए। इसमें संख्या कौशल में बाइनरी अंक प्रणाली से लेते हुए रोमन अंक के भी प्रश्न आपके सीटेट के परीक्षा में इवन फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में देखने को मिले हैं। ऐसे भी प्रश्न मैं कराऊंगा। तो संख्या संबंधी कौशल के जो भी प्रश्न हैं, चलिए इसको लगातार देखते हैं। आज और कल के क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए देखें, पहला सवाल आप लोग यहां से देख पा रहे हैं। निम्नलिखित विशेषताओं वाली गुप्त संख्या मतलब छिपी हुई संख्या को ढूंढिए। निम्नलिखित विशेषता वाली छिपी हुई संख्या को ढूंढिए। ये संख्याओं की विशेषता यहां पे दिया गया, मिलान करिए। लिखा है उसमें 3 अंक है, तो 3 अंक तो चारों ऑप्शन में। ऐसे प्रश्नों को विकल्प से ही हल करते हैं, तो आप सीधा विकल्प लीजिएगा। उसमें 3 अंक है तो 3 अंक तो चारों ऑप्शन में है। अगली विशेषता ये कह रहा है कि वह 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती है, लेकिन 5 से नहीं। मतलब 2, 3, 7 से विभाजित हो सकती है, लेकिन 5 से नहीं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी संख्या जो 2, 3 और 7 तीनों से विभाजित होगी, निश्चित रूप से वह इसके लसा से भी विभक्त होगी। फिर से सुनिए, वह संख्या जो 2, 3 और 7 तीनों से विभाजित होगी, वह संख्या इसके लसा से भी विभाजित होगी, क्योंकि लसा वह न्यूनतम संख्या होता है जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए। जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए, मतलब लसा जो होता है वो दिए गए सभी संख्या से कटता है। अर्थात वह संख्या जो तीनों से कटेगी वह इसके लसा से भी कटेगी। तो 2, 3 और 7 का लसा क्या होगा बताइए? 2, 3 और 7, इसका एलसीएम क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे लसा का परिभाषा होता है वह न्यूनतम संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से कट जाए। तो बताइए 2, 3, 7 तीनों से कट सकने वाली न्यूनतम संख्या क्या है? 42। 42 जो है 2 से भी कट जाएगा 21 बार में, 42 3 से भी कट जाएगा और 42 7 से भी कट जाएगा। क्या 42 से छोटी कोई संख्या बता सकते हैं? नहीं। अब देखिए दूसरी विशेषता यह है कि वह 2, 3 और 7 से विभाजित हो सकती, मतलब वह 42 से विभाजित हो सकती है, लेकिन 5 से नहीं। अब देखिए आपको ऐसा ऑप्शन लेना है जो 42 से कट रहा हो लेकिन 5 से नहीं। ध्यान रहे, 42 से कट रहा हो तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन 42 से नहीं कटेगा। अब 42 से ये कटेगा और ये कटेगा, 42 पंचे 210 और ये भी 42 से कट जाएगा। लेकिन अभी ध्यान देना, कह रहा है कि परंतु 5 से नहीं। 42 से कटे लेकिन 5 से नहीं, लेकिन यह विकल्प 5 से कट जा रहा है, इसलिए गलत है। अच्छा, तीसरी भी विशेषता लिखा था, यह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या है जिसमें दी गई विशेषता है, अच्छा जिसमें दी गई विशेषता है कि इसके पहले और आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर हो। मतलब ध्यान रहे, पहले और आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर हो, तो यही तो होगा। पहले और आखिरी का योग बीच वाले अंक के बराबर है। 4, 2, 6 और बीच वाला अंक 6 है, निश्चित यही होगा। तो ऐसे प्रश्न को विकल्प से करें। वह संख्या जो 2, 3, 7 तीनों से विभाजित होगी, वह इसके लसा से भी कटेगी, मतलब 42 से भी कटेगी, लेकिन कह रहा है 5 से नहीं।
मतलब 42 से कटे लेकिन 5 से नहीं। तो 42 से कटने वाला केवल 2 विकल्प था, एक ये था और एक ये था, मतलब ये वाला तो पहले से कट हो गए। अब 2 पर विचार करना, लेकिन कह रहा है परंतु 5 से नहीं कटना चाहिए, लेकिन ये तो 5 से कट रहा है क्योंकि इकाई का अंक 0 है, इसलिए इसे भी काट दिया। और इसलिए भी काट दिया क्योंकि इसमें लिखा था कि पहले और आखिरी अंक का जोड़ बीच के अंक के बराबर हो, तो पहले आखिरी का योग देखिए बीच के बराबर है, तो डेफिनेट हम लोगों का डी विकल्प होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, प्रश्न संख्या दूसरा लेता हूं। अच्छा, यह मेजरमेंट का लेकिन संख्यात्मक कौशल में ही आते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा आज सारे प्रश्न संख्यात्मक कौशल का है और आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। 2 सेशन इसका बैक टू बैक आज और कल के लिए देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये जो कथन दिए गए हैं इसमें विचार करें और कौन सा कथन सही है इसकी तलाश करें। चलिए, 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है, शतांश का मतलब सौवांश नहीं भाई, 1 मीटर जो है 1 किलोमीटर का हजारवां अंश है। ये सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो यदि मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो ये 1000 इधर भाग हो जाएगा, तो 1 मीटर जो है यह किलोमीटर का हजारवां अंश है। ये शतांश लिखा है तो गलत है। 1 लाख बराबर है 100,000 के, बिल्कुल सही। 100,000 मतलब 1 लाख, 100,000 में 1 लाख होता है ना, ये तो सही है। 1 किलोमीटर 1 लीटर, देखिए ये तो कोई तालमेल ही नहीं खाएगा, किलोमीटर जो है लीटर का शतांश है। नहीं, यदि मीटर होता तो भी गलत था, तो भी गलत था। 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के, मतलब 100 लाख में 1 करोड़ होगा। बताइए कौन कौन सा सही है। दूसरा और चौथा आप सभी बी के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल। सीमा खातून और सोनाली तिवारी, विजय सिंह और किशन पासवान, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, सही से नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में एक बार बोल दे रहा हूं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सही से दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, दिख तो रहा है, मुझे तो दिख रहा है। चलिए अच्छा, अभी मैं आप सभी के कमेंट रीड करूंगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 30 अटेम्प्ट करिए तब तक। संख्या कौशल के प्रश्न है आपके सीटेट के लिए, बहुत ही अनिवार्य खंड है। हर सेट पेपर में, हर सेट पेपर में 1 से 2 प्रश्न, मतलब एक तो मिनिमम है, 2 प्रश्न भी बने हैं। अमृता संदीप द्विवेदी, बहुत जल्दी क्लास आपके इस पोर्टल पर लगेगा, मे बी मंडे से, अभी इस सप्ताह तक वेट करिएगा। देखिए 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा डैश, मतलब यहाँ रिक्त स्थान है। अब पूछा है रिक्त स्थान की संख्या क्या है, फिर से सुनिए। 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा डैश, तो ये डैश मतलब रिक्त स्थान पे क्या आएगा, चलिए हमने मान लिया यक्स आएगा, हमने मान लिया कि यह रिक्त स्थान पर क्या आएगा, एक्स। अब ध्यान सुनिएगा, अब यक्स का मान निकालना है। यहाँ 36 गुणा 4 गुणा रिक्त स्थान था, तो रिक्त स्थान को हमने यक्स मान लिया। तो जब यक्स का मान निकालना होगा तो 36 गुणा 4 इधर पक्षांतर करेंगे, मतलब ध्यान देना 72 गुणा 28 पहले से है, जब इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो गुणा का पक्षांतर भाग होगा, मतलब जब ये दोनों इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 36 गुणा 4, बस हो गया, यही यक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 36 दूना कटा 72 और ये 4 सत्ते 28, मतलब यक्स बराबर आ गया 14। यक्स बराबर कितना है, 14, मतलब रिक्त स्थान पर 14 आ गया, ये रिक्त स्थान पर कितना आ गया, 14। अब रिक्त स्थान पर 14 है तो कह रहा है कि रिक्त स्थान की संख्या क्या है, 7 का गुणज है, हाँ बिल्कुल है। गुणज का मतलब अपवर्त, कहने का मतलब 7 का पहाड़ा पढ़ने पर क्या 14 आएगा, बिल्कुल आएगा, 7 दूना 14, मतलब ये तो सही है। कह रहा कि एक अभाज्य संख्या है, नहीं, देखिए रिक्त स्थान का वैल्यू 14 है और 14 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 14 भाज्य है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, रिक्त स्थान की संख्या 14 है और ये कह रहा है कि 10 से कम है, भाई कह रहा है कि रिक्त स्थान की संख्या 10 से कम है, क्या आप मानेंगे, नहीं भाई, रिक्त स्थान की संख्या 14 है तो 10 से तो ज्यादा है ना, तो ये भी गलत गया। अच्छा, रिक्त स्थान की संख्या कह रहा है कि एक सम संख्या है, हाँ बिल्कुल, 14 एक सम संख्या है, तो ये तो सही है।
अच्छा, रिक्त स्थान की संख्या कह रहा है कि 56 का गुणनखंड है। हाँ, 56 का गुणनखंड है, क्योंकि 56 को आप 14 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब जो रिक्त स्थान की संख्या 14 है, यह 56 का गुणनखंड है। ये भी सही है, ए डी ई सही है। ए डी ई हम लोगों का C विकल्प के लिए होगा। चलिए बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, बेहद कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। संख्या संबंधी कौशल के प्रश्नों को, जितने नेचर के हैं सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा। इसमें विभाज्य वाले भी प्रश्न होंगे, रोमन अंक वाले भी होंगे, बाइनरी अंकन प्रणाली से प्रश्न बने हैं वो भी होंगे। जो सीटेट के प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, तो एक पूरी पकड़ बनेगी, बशर्ते पूरा ध्यान से देखेगा। अब सवाल चौथा है कि संख्या यन को दोगुना करके, किसको दोगुना करके? यन को दोगुना करके उसमें वाई को जोड़ा जाता है। चलिए मैं वैसे ही कर रहा हूं, जैसे कह रहा है मैं वैसे कह रहा हूं। कह रहा कि संख्या यन को दोगुना करके, जब यन को दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 2n। संख्या यन को दोगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है, मतलब इसमें क्या किया जाता है? y को जोड़ा जाता है। और इस परिणाम को 2 से भाग करके, मतलब जोड़ने के बाद जो परिणाम आया है, पहले बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? संख्या यन को दोगुना करके, जब यन का दोगुना करेंगे तो 2n होगा। और इसमें y को जोड़ा जाता है, मतलब 2n में जब y को जोड़ा जाता है, और साथ ही साथ आगे कह रहा है कि इस परिणाम को 2 से भाग करके, मतलब ये जो जितना परिणाम आया है, इस परिणाम को 2 से भाग करके फिर उसमें से वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। मतलब 2 से भाग करने के बाद अब जो वास्तविक, मतलब भाग देने के बाद जो आया, इसमें से जो वास्तविक संख्या n थी, इसको घटाया गया। फिर से देखिए, संख्या n है तो n को दोगुना करके, मतलब 2n, n को दोगुना करके इसमें y को जोड़ा जाता है, मतलब 2n में y को जोड़ा जाता है। इस परिणाम को 2 से भाग करके, मतलब ये जितना परिणाम है इसको 2 से भाग करके, और फिर वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। अंतिम परिणाम क्या है? ये सीटेट का प्रश्न है, केयरफुली देखिएगा। अच्छा, अब हल करिएगा। तो मैं तो ये कहूंगा ना, पहले n को n/1 तो लिख ही सकते हैं, अपने सुविधा के लिए बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ऐसा करिए, भिन्न हम लोगों ने हल किया है, कैसे हल करते हैं? घटेगा तभी जब हर बराबर होगा। हर बराबर करने के लिए हर का लसा लीजिए, तो 2 और 1 का लसा बनेगा 2। 2 और 1 का लसा बनेगा 2। अब क्या करें? 2 से भाग करिए 2 में, जितनी बार जाए उसी से ऊपर गुणा करिए। तो 2 से 2 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, और 1 से ऊपर गुणा करिए तो वही आएगा, मतलब क्या आएगा? 2n प्लस वाई आएगा। अब माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब 1 से भाग करिए 2 में, जितनी बार जाए ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 1 से भाग करेंगे 2 में, 2 बार जाएगा, और 2 से गुणा n में भी आएगा 2n। तो -2n प्लस 2n तो निकल लिया। कितना आया? y/2, और y/2 डी ऑप्शन है। सीटेट का प्रश्न है, प्राइमरी का, बहुत कठिन नहीं है, केवल लैंग्वेज को देखना है। चलिए बहुत अच्छा, मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं, उत्तर करिएगा। प्रश्न संख्या 5वें के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, अनमोल यम था मैथ्स, और चंदन कुमार शिवांगी गंगवार, और खुशबू ओझा जागृति राय। चलिए बहुत अच्छा, डी के लिए। हाँ, शक्ति चौधरी और कल्पना कुमारी, स्वीटी यादव, कियान यादव, और नसरीन परवीन, मोनी राय। चलिए, गीता बघेल। देखिए, कंसंट्रेट रखेंगे तब समझ में आएगा, कंसंट्रेशन रखिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब ध्यान देना इस प्रश्न को। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या है? पहले आपको जानना होगा गुणन प्रतिलोम। पहले हमें जानना होगा गुणन प्रतिलोम क्या होता है, जिसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम। तो बस इतना ध्यान देना, गुणन प्रतिलोम का मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं ताकि कोई डाउट ना हो। देखिए, ऐसी संख्या, मतलब किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम, किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम, या गुणात्मक प्रतिलोम भी लिख सकते हैं। किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसे गुणा करने पर, वह संख्या होता है जिसे
गुणा करने पर, जिसे गुणा करने पर गुणनफल 1 आए, गुणनफल कितना हो, 1 हो। ये है परिभाषा। किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसे गुणा करने पर गुणनफल 1 आए। अब मेरी बात को सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि a बटे बी का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे b बटे a। आप खुद ही बताइए, मैं कहूं a बटे बी का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो a बटे बी का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, b बटे a। अब देखिए गुणा करने पर परिणाम गुणनफल 1 आएगा। b से b कट गया, a से a कट गया, कितना आया, 1 आया। मेरी बात को समझ में? किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसके साथ गुणा करने पर गुणनफल 1 आ जाए। जैसे मैं कहा कि a बटे बी का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, a बटे बी का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो चलिए हमने मान लिया कि a बटे बी का गुणन प्रतिलोम x है। a बटे बी का गुणन प्रतिलोम क्या है, x है। मैंने मान लिया a बटे बी का गुणन प्रतिलोम क्या है, x है। अब कहने का अर्थ यह है कि गुणन प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसके साथ गुणा करने पर गुणनफल 1 आए। तो a बटे बी का गुणन प्रतिलोम क्या है, x है। तो इसका मतलब a बटे बी में यदि x से गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 आएगा। ये तो आएगा। a बटे बी का गुणन प्रतिलोम हमने x माना है, हमने माना है कि a बटे बी का गुणन प्रतिलोम क्या है, x है। तो इसका मतलब x वह संख्या है जिसका इसके साथ गुणा करने पर गुणनफल 1 आएगा। तो a बटे बी का गुणन प्रतिलोम x माने हैं, तो x के साथ गुणा करने पर गुणनफल 1 आएगा। तो इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, a बटे बी उधर जाएगा तो b बटे a हो गया। अब एक बात क्लियर हो गया कि a बटे बी का गुणन प्रतिलोम b बटे a होगा। अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूं, इतना आपको समझना जरूरी था, इतना आपको समझना जरूरी था। अब मैं अपने प्रश्न पर आता हूं। मेरा प्रश्न यह है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, मतलब एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, यह सवाल आपसे पूछा है। तो अब ध्यान सुनिएगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या जैसे माइनस ए बटे बी कह दीजिए, ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p बटे क्यू में लिखते हैं। तो यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है माइनस ए बटे बी। अब इसका गुणन प्रतिलोम पूछा है, तो हम मान लेते हैं इसका गुणन प्रतिलोम x है। हमने मान लिया इसका गुणन प्रतिलोम जो है ये कितना है, x है। क्योंकि आपसे किसका गुणन प्रतिलोम पूछा है, हमसे पूछा है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का। तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या अपने से ले लीजिए, हमने अपने से ले लिया। एक ऋणात्मक प्रतिलोम हमने ले लिया माइनस ए बटे बी, ये हमने अपने से ले लिया माइनस ए बटे बी। अब इसका गुणन प्रतिलोम पूछा है तो हमने मान लिया x है। अब देखिए गुणन प्रतिलोम वह संख्या होता है जिसे गुणा करने पर गुणनफल 1 आए। तो गुणन प्रतिलोम हमने x माना है, तो इसका मतलब यदि इस संख्या में x से गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 आएगा। मतलब माइनस ए बटे बी में यदि x से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, 1। गुणन प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसके साथ गुणा करने पर गुणनफल 1 आए। तो हमने गुणन प्रतिलोम x माना है, इसका मतलब x ऐसी संख्या है जिसका इसमें गुणा करने पर गुणनफल कितना आएगा, 1। तो x बराबर क्या होगा, जब ये उधर जाएगा तो माइनस बी बटे ए, कितना आएगा, माइनस बी बटे। तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही हो, क्योंकि हमने इसका गुणात्मक प्रतिलोम x माना है और x बराबर इतना है। तो क्या आएगा, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो हम लोगों का जो ऑप्शन बनेगा यह बी बनेगा, बी बनेगा। अब देखिए मैंने परिभाषा भी लिख दिया, समझा भी दिया। यदि अब भी नहीं आए तो एक बार फिर से ध्यान देना बाद में जब वीडियो समाप्त हो, क्योंकि अब मैं ऐसे टिक तो कराऊंगा नहीं कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणनफल ऋणात्मक परिमेय होगा। इसको मैंने समझा भी दिया है, लेकिन आपको ये खुद देखना होगा और सब पूछे गए प्रश्न है। तो ज्यादा दूर भेज दिए क्या इसको? हाँ, ये छठा प्रश्न है। अब ये तो बहुत आसान है, ये आप तुरंत करिए, ये तो आसान है, इसका उत्तर करिएगा। सवाल यह है कि किसी संख्या के गुणनखंड कैसे होते हैं, क्या संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर या संख्या से कम। तो गुणनखंड क्या होता है आप सभी जानते हैं, चलिए बताइए क्या होता है। पहले मैं गुणनखंड की यदि परिभाषा आपको देना चाहूं
तो गुणनखंड की परिभाषा होता है, ध्यान सुनिए, गुणनखंड का परिभाषा सुनिए, ऐसी संख्या जो दिए गए संख्याओं को विभक्त कर दे वह संख्या का गुणनखंड कहलाता है। मतलब कोई संख्या जिस जिस संख्या से विभक्त होता है वही दिए गए संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 जिससे कटेगा वही 1 का गुणनखंड होगा, तो 1 तो केवल 1 से कटेगा। यदि मैं आपसे कहूं 2 का गुणनखंड क्या होगा, आप कहेंगे 2 जिससे जिससे कटेगा वही 2 का गुणनखंड होगा, तो 2 1 और 2 से ही कटेगा। 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा। 4 किससे किससे कटेगा, 1 2 और 4 से कटेगा। 5 1 और 5 से कटेगा। 6 1 2 3 और 6 से कटेगा। 7 1 और 7 से कटेगा। 8 1 2 4 और 8 से कटेगा। ये है, ये संख्याओं का गुणनखंड है। मतलब एक बात स्पष्ट है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और दूसरी बात संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होता है। जैसे 8 का गुणनखंड स्वयं 8 होगा, 7 का स्वयं 7, 6 का स्वयं 6। फिलहाल मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूं, किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। तो मुझे इन उदाहरणों को देखने के बाद पता चला कि किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे कम होगा। जैसे 8 का गुणनखंड या तो 8 के बराबर होगा या उससे कम होगा। 24 का गुणनखंड या तो 24 के बराबर होगा या उससे कम होगा। ज्यादा तो होने का सवाल ही नहीं, संख्या के बराबर होगा या उससे कम। अधिक नहीं, अधिक कहां होता है पता है, गुणज में। यदि गुणज पूछे, जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 का गुणज क्या होगा, तो 3 का गुणज 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15 होते हुए अनंत तक। तो संख्या का जो गुणज होता है या तो उस संख्या के बराबर होगा या उससे अधिक, लेकिन गुणनखंड यदि कहता है तो आपका पहला विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज तो क्लियर है। 7वें पर आ जाए, 7वां प्रश्न। चलिए देखें, यदि 8 अंक की संख्या है लेकिन यहां पर दिख 7 ही रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और प्रश्न है 8 अंक की संख्या, तो ये प्रश्न मैंने दिया था, ध्यान देना। एक्चुअल यहाँ पे 8 अंक की संख्या ये है, मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको देखिएगा, 2 6 7 8 3 2 9, ये है 8 अंक की संख्या, ये तो 7 ही है। आप इस पर विचार नहीं करना, इस पर करिए। चलिए 8 अंक की संख्या ये है और कह रहा है कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मतलब ये वाली संख्या 11 से पूरी तरीके से कट जाती है, तो एक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो पहले आप हमें ये बता दीजिए 11 से विभाज्यता क्या। सारे प्रश्न आपके पिछले परीक्षाओं के हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें विभाज्य वाले भी प्रश्न है, कंडीशनल भी। मैंने कहा रोमन अंकन प्रणाली के भी प्रश्न है, बाइनरी अंकन प्रणाली के प्रश्न है जो आपके C10 पे सेट पेपर में पूछे गए, और संख्या के अन्य व्यवहार के भी प्रश्न है। पूरी चीजें देखिएगा, यह सेशन कल तक इस पर चलेगा, है ना। अब देखिए यह 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है, तो 11 से विभाज्यता की शर्त ये कहता है, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंक का योग और विषम स्थानों के अंक का योग, दोनों का डिफरेंस 0 हो या 11 से कटने वाली। अब मेरे सब अर्थ में इसको इस प्रकार समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या यह संख्या 11 से विभक्त है, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा। तो 11 से विभाज्यता का कंडीशन यह होता है कि संख्या में विषमवें स्थान पर जो भी अंक आए हैं जोड़ लीजिए। मतलब पहले स्थान का अंक, तीसरे स्थान का अंक, 5वें स्थान का अंक, जो भी है जोड़ लीजिए। और उसके बाद समवें स्थान का अंक, मतलब दूसरे स्थान का अंक, चौथे स्थान का अंक, छठे स्थान का अंक, इसको भी जोड़ लीजिए। और जोड़ने के बाद दोनों का डिफरेंस देखिए, अंतर। यह अंतर या तो 0 हो या 11 हो, तब ये संख्या 11 से कटेगी। जैसे यहां देखिए, जैसे पहले स्थान पर 3 है और तीसरे स्थान पर 4 है और 5वें स्थान पर 3 है। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 3 और 4 7, 7 3 हो गया 10। अब विषमवें स्थान पर जो अंक है इसको जोड़, सॉरी समवें स्थान पर, मतलब दूसरे स्थान का अंक, चौथे का अंक, छठे का अंक, तो दूसरे स्थान पर 5 है, चौथे स्थान पर 1 है, छठवें स्थान पर 4 है। अब इसको भी जोड़ लीजिए, तो 5 1 6 4 10 ये है। अब डिफरेंस देख लीजिए, 10 10 का डिफरेंस 0 है, मतलब 11 से कट जाएगा।
अब इसी प्रकार कह रहा है कि यह जो है 8 अंक की संख्या है, यह 11 से कह रहा है कि विभक्त है, तो आखिर ए के स्थान पर क्या आएगा। चलिए मैं अपने मूल प्रश्न पर आता हूं, कंडीशन आप समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा करिए, पहले स्थान का अंक लीजिए, तीसरे स्थान का अंक लीजिए, एक एक छोड़कर, पहला, तीसरा, पांचवा लीजिए, सातवां लीजिए। अब पहले इसको काउंट कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो कितना आएगा, 2 7 9, 9 3 12, 12 और 9 21, 12 9 21। अब समवेत स्थान का मतलब दूसरे स्थान का अंक लीजिए, चौथे स्थान का अंक लीजिए, छठवें स्थान का और आठवें का। अब इसको भी जोड़िए, लेकिन ध्यान रहे इसका और इसका डिफरेंस भी निकालना, जोड़ने के बाद अंतर, और यह अंतर 0 आए या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। तो अब एक बात समझिए, इसका और इसका अंतर 0 तभी आएगा जब यहां भी 21 होगा। खुद ही समझिए भाई, इसका और इसका अंतर 0 कब आएगा, डिफरेंस 0 कब होगा, जब यहां भी 21 होगा। और यहां 21 लाने के लिए अब चलिए काउंट करते हैं, ये 8 है और ये 2 है, 8 और 2 10 का तो काम हो गया, और ये 6 है, तो 10 और 6 16 का काम हो गया। इसका मतलब अभी 5 कम पड़ रहा है, तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा। देखिए 8 और 2 10, 10 और 6 16, और इसको हमें 21 तक पहुंचाना है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू हमें 5 रखना पड़ेगा। क्लियर? हाँ चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ संख्या गलत नहीं, मैंने शुरू में लग रहा है आप नहीं जुड़े हैं, मैंने कहा कि 8 अंकों की संख्या है, लेकिन यहाँ गलत टाइप है, 7 अंक की है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको 8 अंक में पहुंचाया, क्योंकि प्रश्न मैंने दिया था तो मुझे याद था कि यहाँ पे क्या था। देखिए आप पढ़िए, यहाँ पर लिखा है 8 अंकों की संख्या, लेकिन आप इसको काउंट करिए, 7 ही अंक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और लिखा कितना है 8, तो एक अंक छूटा है, तो गलत टाइप हुआ है, वो एक 7 गलती से छूट गया है, तो ये 7 मैंने लिख दिया, अब बात हिसाब बराबर का हो गया। चलिए मैं आगे देता हूं, प्रश्न संख्या 8वां, क्योंकि मैंने प्रश्न दिया था ना, तो मुझे पता था कि यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, कुछ कुछ कभी ऐसा होता है कि मैं देता हूं तो मुझे भी नहीं याद होता, तो ये नहीं कहना कि जितने देते हैं सब याद हो जाता है क्या। चलिए ये देखें, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभी तो गुणनखंड पर जस्ट बात हुआ। गुणनखंड क्या होता है, कोई संख्या जिस संख्या से कट जाए वही उस संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। तो यदि आप परिभाषा से होकर जाएंगे तो बड़ा समय लगेगा। जैसे 105 आपसे पूछें कि इसका गुणनखंड क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, तो आप कहेंगे 105 जिससे जिससे कटेगा वही 105 का गुणनखंड होगा। तो 105 किससे कटेगा, एक से तो जरूर कटेगा, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। और 105 किससे कटेगा, 3 से, 3 से भी कटेगा। अब 105 किससे कटेगा, 5 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं। लेकिन इस तरीके से चेक करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, ऐसे चेक करना हो। 5 के आगे आप देखेंगे तो 7 से भी कटेगा, कटेगा, बताइए। हाँ कटेगा, 15 सत्ते 105 होता है। अब 7 के बाद 9 से तो सवाल ही नहीं है, 9 से नहीं कटेगा, 10 11 का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, 12 नहीं, 13, 13 से कटेगा नहीं, 15 से कटेगा, है ना। लेकिन इस तरीके से हम लोग यदि चेक करें तो समय काफी ज्यादा लगेगा। अब बताइए, ऐसे चेक करेंगे तो समय लगेगा। मैं इसका एक तरीका सिंपल बता रहा हूं, आप ऐसा करिए, 105 में कुल गुणनखंड की संख्या कितनी है, आप पहले 105 का फैक्टर बनाइए। 105 का कैनोनिकल रूप, अभी इसका तरीका भी मैं लिखने का बता दे रहा हूं, पहले जो सही तरीका है, सरल तरीका है, पहले आप उसको ध्यान दीजिएगा। पहले 105 का फैक्टर करिए, तो यह 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 1 बचा 15, 3 पंचे 15। इसके बाद 35 5 से कटेगा 7 बार में, और 7 खुद से कटेगा 1 बार में। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमने 105 का गुणनखंड किया तो 3 केवल 1 बार आया, 5 केवल 1 बार आया, और 7 भी केवल 1 बार आया, यही है। अब तरीका इसका यह है, जब कुल गुणनखंड की संख्या निकालनी हो, जब आपको कुल गुणनखंड की संख्या निकालनी हो, कुल गुणनखंड की संख्या, इसको निकालने का तरीका यह होता है कि इन सबकी घातों में 1 जोड़कर
इसका गुणा कर दीजिए। इन सबकी घातों में एक जोड़कर इनका गुणा कर लीजिए। मतलब पहले संख्या को फैक्टर करके इसको कैनोनिकल रूप में लिखे। कैनोनिकल रूप का मतलब संख्या का गुणनखंड करने के बाद घातों के रूप में व्यक्त करना। तो 105 का गुणनखंड किया तो 3 केवल एक बार आया, 5 केवल एक बार आया और 7 केवल एक बार आया। तो जब इस तरीके से घातों के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म। तो जब कैनोनिकल रूप में रख लीजिएगा तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सबकी घात में एक जोड़कर गुणा कर लेना। किसमें एक जोड़ना? सबकी घात में। जैसे एक में भी एक, गुणा 5 पर घात एक है इसमें भी एक, और गुणा 7 पर घात एक है इसमें भी एक। तो अब ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये बनेगा 8। और बाकी जब एक एक सोच के लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो ये तरीका आपका सबसे सुटेबल तरीका है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर है? प्रश्न संख्या 9 पर आ जाए। देखिए अब सभी संख्या कौशल व्यवहार के प्रश्न हैं। अभी थोड़ा वेट करिएगा, बाइनरी अंकन प्रणाली भी आएगा और रोमन अंकन प्रणाली, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर में इसका प्रश्न पूछता है। अब पूछा गया निरंतर लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। बहुत ढेर सारी पुस्तक है, 10,290 पुस्तक है लकड़ी के बक्सों में पैक करना है। लेकिन खासियत है एक बक्से में 98 पुस्तकें ही पैक हो सकती। देखिए हमारे पास मान लिया 10,290 किताबें हैं, बक्सों में पैक करना है और एक बक्से की क्षमता बस इतनी है कि एक बक्से में 98 पुस्तकें ही पैक हो सकती। तो अच्छा आप क्या हमें यह बता सकते हैं टोटल कितने बक्से लगेंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। आगे कह रहा कि और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्से का टोटल मूल्य कितना है? बहुत आसान सवाल है। देखिए हमारे पास 10,290 किताबें हैं, बक्से में पैक करनी है। क्षमता एक बक्से की केवल इतनी है कि उसमें 98 पुस्तकें ही पैक हो सकती हैं, एक बक्से में 98। और हमारे पास 10,290 पुस्तक है, तो कुल कितने बक्से लगेंगे? पहले सवाल तो इस बात का है, कुल कितने बक्से लगेंगे? तो ऐसा है कि 10,290 पुस्तक पैक करनी है और एक बक्से में केवल इतना पैक हो रहा है, तो इसमें इससे भाग कर दीजिए, हमें यह पता चल जाएगा टोटल कितने बक्से लगेंगे। तो इसमें भाग कर लीजिए 98 से, तो 98 एक का 98, अब 4 बचा, आगे 9, 49, 49 आगे 0 हो जाएगा, कुल मिला के 9 पंचे 45, 15 लगेगा, यही लगेगा। चलिए मैंने हिसाब से ही काटा है। तो कुल बक्से लगेंगे 15। ये कुल टोटल बक्से कितने लगेंगे? 15। अब कह रहा है कि एक बक्से का मूल्य 518 है, एक बक्से की कीमत 518 है, तो पुस्तकों को पैक करने में जो टोटल बक्से लगे हैं उस बक्से का कुल मूल्य क्या है? तो सिंपल सी बात है, कुल बक्से लगे हैं 15 और एक बक्से का कीमत है 518, तो कुल कीमत कितनी आएगी बताइए? एक बक्से की कीमत है 518 रुपए और टोटल बक्से लगे हैं 15, गुणा कर दीजिए। 15 अट्ठे 120, हासिल 12, 15 एक का 15, 12 27, हासिल 2, 15 पंचे 75 और 2 77। कहीं ये तो नहीं आएगा? एक 518 है, भाग ही गलत है, भाग ही गलत है। कितना आएगा? देखिए जब मैं भाग करूंगा 98 एक का 98, एक सेकंड बस थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें ला दें। 98 एक का 98, अब 4 बचा, 49, 0, 105, ये आएगा। बीच में 0 चिपकाना भूल गए है ना? तो अब होगा, देखिए एक की कीमत 518 है, एक बक्से की कीमत 518 है और टोटल बक्से 105 है, तो 518 में गुणा कर लीजिए 105 से, है ना? कितना आएगा? हाँ 105 आएगा। देखिए अब हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही दे दिया। अब गुणा करेंगे तो इकाई 0 बनेगा। भाई सिंपल सी बात है,
इसका इकाई 8 है, इसका इकाई 5 है, तो जब गुणा करेंगे तो इकाई 0 ही आएगा। और केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई 0 है, केवल एक ऑप्शन है ना। हाँ, ए ऑप्शन होगा। तो 0 ये होता है अति उत्साह। कभी कभी काटते समय जब आसान डेटा मिलता है तो बर्दाश्त ही नहीं होता। तो मसला वही था। क्लियर है। 10,290 पुस्तक पैक करनी है बक्सों में, और एक बक्से में अधिकतम 98 पुस्तक ही पैक हो सकती है। तो मुझे कितने बक्से मंगवाने पड़ेंगे, सवाल इसका था। तो 10,290 में 98 से भाग कर दिया तो 105 बक्से लगेंगे, और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो टोटल खर्च कितना लगेगा। तो 518 गुणा 105, सिंपल सी बात थी। आइए 10वें पर आते हैं। 10वें पर आ जाए। सभी संख्या व्यवहार के प्रश्न हैं आज। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, बहुत ज्यादा है। रवि के पास 3 दर्जन 36 चॉकलेट है। सिंपल शब्दों में कहे तो 3 दर्जन नहीं कहना चाहे तो सीधा शब्द में कहिए 36। हमारे यहाँ 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 तिया 36 चॉकलेट है। और उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। 36 चॉकलेट है और 1/3 भाग पड़ोसी को दे दिया, 1/6 भाग रेहाना को दे दिया, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। अब उसके पास कितनी चॉकलेट, यहाँ चॉकलेट होगा, वो बांटते बांटते चॉकलेट हो गया है ना, चॉकलेट होगा। ध्यान देना, अब ध्यान से सुनिएगा। 36 चॉकलेट शुरू में था। अब जितना बांट दिया पहले उस सबको जोड़ लीजिए और 36 में से घटा दीजिए। जैसे मेरे पास 36 चॉकलेट है, अब इसमें से घटा दीजिए कितना कितना बांटे हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट क्लियर करें। तो रवि ने 36 चॉकलेट है, उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। कितने में से, ठीक है, 36 चॉकलेट है, 1/3 भाग दे दिया अपने पड़ोसी को। अब प्लस और किसको दिया, 1/6 भाग, मतलब 1/6 भाग रेहाना को दिया। कितने में से भाई, 36 चॉकलेट हैं और 36 का 1/6 भाग रेहाना को दे दिया। अब प्लस 1/4 भाग अपनी बहन को, मतलब 36 चॉकलेट है, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। अब देखिए कितना बांट दिया ये पता हो जाएगा। 3 से कटा 12 बार में, 6 से कटा 6 बार में, 4 से कटा 9 बार में। अब जब टोटल काउंट करिएगा, देखिए 36 में से माइनस करिए कितना, 12, 6, 18 और 9, 27। आपके हिसाब से 9 आना चाहिए, मेरे भी हिसाब से 9 ही आ रहा है। कितना, 9। हाँ, तुल्य भिन्न शक्ति चौधरी, तुलना में के समान। जैसे 1/3 का तुल्य भिन्न 2/6 होगा, तुलना में के समान। या पूरा जो आप पूछना चाह रहे हैं, या तो एक ऐसा करिए, थोड़ा सा हिंट मुझे दीजिए, मैं आपके प्रश्न के अर्थ को समझूं। ये क्लियर है। अब उसके पास जो शेष बचेंगे, देखिए सिंपल सी बात है, रवि के पास 36 चॉकलेट है और जितना जितना बांट दिया उसको काउंट कर लीजिए और 36 में से घटा दीजिए, शेष आ जाएगा। तो 36 में से घटा दीजिए जितना जितना बांटा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे दिखाया। चलिए आ जाए प्रश्न संख्या 11वें के लिए। प्रश्न संख्या 11वां देखिएगा। हाँ, ये लीजिए, इसको थोड़ा सीधा सीधा लिख दें तो ज्यादा ठीक लगेगा। 9x 7 6 और ये है x 6 y 9, और घटाने पर आ रहा है, माइनस करने पर आ रहा है 3y। अब x और y का मान किसके बराबर है, विकल्प दिया है, तो ऐसे प्रश्न को विकल्प से ही लगाना चाहिए। ऐसे प्रश्न को विकल्प से ही लगाना चाहिए, नहीं तो उलझने बढ़ती रहेंगी। तो मेरा सुझाव आपको यह है कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न बने, और बने हैं ये सीटेट का ही प्रश्न है, तो आप विकल्प का ही हेल्प लीजिएगा। तो चलिए मैं विकल्प का हेल्प लेता हूं। अच्छा, यदि पहले विकल्प को प्रेफरेंस दिया जाए, पहले विकल्प को, तो यक्स के जगह 9 रखेंगे, वाई के जगह 3 रखेंगे। तो ध्यान देना, 9 यहाँ यक्स के जगह कितना रखेंगे, 9। अब 7 है, 6 है, अब यक्स के जगह कितना, 9। यक्स के जगह यदि 9 रखेंगे तो ठीक है 6, और y के जगह कितना रखना है, यहाँ पे तीसरे स्थान पे y था, तो y के जगह कितना रखेंगे, 3 और 9। अच्छा, जब माइनस करेंगे
तो अब आप खुद ही सोचिए, ये 3000 समथिंग तो आएगा नहीं भाई। 9976 में से 9639 घटाएंगे तो क्या 3000 समथिंग आएगा? आप ऐसे देख लीजिए, 16 में से 9 गए 7, 6 बचा, 6 में से 3 गए 3। अब यहाँ 9 में से 6 गए 3, ये 0 हो गया। अब जबकि ये 3000 समथिंग 7 था, लेकिन अब क्या था वो तो पहला तो होगा नहीं। इसी प्रकार आप चेक करेंगे, दूसरा भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से तीसरा होगा, मैंने चेक किया था। चेक कर लेते हैं क्या जाता है। तो ऐसा करिए ना, ये तो पहला वाला तो बिल्कुल गलत गया। अब देखिए 9, अच्छा यहाँ यक्स है, ये 7 है, 6 है, यहाँ यक्स है, ये डिब्बा बना दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 6 है, यहाँ वाई है, और यहाँ 9 घटाना है। चलिए ऐसा करिए, मैं सी विकल्प लेता हूं। ऐसा करिए, यक्स के जगह 5 रखिए और वाई के जगह 8 रखिए। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, और बीच में 2 डिब्बा बना दीजिए, और ये दोनों डिब्बा वाई वाला है। अब आप ऐसा करिए, यक्स के जगह 5 और वाई के जगह 8 रखिए। यक्स के जगह आपको 5 रखना है, वाई के जगह 8। तो यहाँ देखिए 9 के बाद यक्स था, 9 के बाद यक्स, तो यक्स की जगह 5 रखिए। और y के जगह कितना रखिए? अच्छा मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं ना तो समझने में आसान रहेगा। देखिए x के जगह कितना रखना है? 5। x के जगह कितना? 5, क्योंकि यहाँ 9 के बाद यक्स था, और यक्स के जगह हमने कितना रखा? 5। अच्छा अभी यहाँ पे यक्स है, यहाँ पे यक्स है, और यक्स के जगह कितना रखना है? 5। अच्छा 6 के बाद y है, 6 के बाद यहाँ y है, और y के जगह कितना रखना? 8। अच्छा अभी यहाँ पर भी दोनों जगह y था, देखिए यहाँ भी दोनों जगह क्या था? y। तो y का वैल्यू कितना रखेंगे? 8। अब घटा के देख लीजिए, यदि रिक्त स्थान एकदम सही सही आया हो तो समझिए सही है। घटा के चेक करिए, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा। अब यहाँ बचेगा 6। अब 6 में से 8 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे तो 16 होगा, 16 में से 8 गए 8। अब यहाँ बचा 4। अब 4 में से 6 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 गए 8। अब देखिए यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गए 3, सब कुछ सही। देखिए विकल्प को ही वरीयता दीजिएगा, विकल्प को ही वरीयता दीजिएगा। हाँ देखिए आपने लिखा सत्यन, पता कैसे लगाए? पता क्या लगाना, बारी बारी से रखना है। आपको 3 ऑप्शन ही चेक करना है भाई, तीनों गलत हो गया तो चौथा तो होगा ही। खुद कॉमन सेंस लगाए भाई, 4 विकल्प होते हैं, मेरे तीनों चेक करना है, और तीनों गलत हुआ तो आंख बंद करके चौथा लगा दीजिए। तो वही मैंने किया, हमने पहला लगाया और डायरेक्ट मैंने तीसरा चेक किया, क्योंकि इसके पहले मैंने जब ये प्रश्न दिया था टाइप करने के लिए तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि दिन भर में समय नहीं रहता कि बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं टाइपिंग एरर हो गया तो मुझे ये तो पता रहे कि यहाँ पे मैंने क्या दिया था, क्योंकि टाइपिंग एरर एक मानवीय भूल है भाई, टाइपिस्ट के पास इतने मैटर रहते हैं, तो वो चीज़ें मैं पहले चेक कर लेता हूँ। तो आपको 1 2 3 यही 3 विकल्प चेक करना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा समझाने में, और आपको अटेम्प्ट करने में बहुत फर्क है ना। तो ये बारी बारी से विकल्प रख के लगाना है आपको। चलिए अब ये देखते हैं, ये तो 80 से एक संख्या है 23 23 58 3 ए बी। अच्छा कह रहा है कि यह संख्या 80 से पूर्णतः विभक्त है, ए बी के आगे कमा है, मतलब यह जो संख्या पूरी संख्या है, यह संख्या 80 से पूर्णतः विभक्त है। तो a माइनस बी का मान क्या होगा? एक चीज आप हमें बताइए, जो संख्या 80 से कटेगी वो 8 और 10 दोनों से कटेगी नहीं? दोनों से कटेगी कि नहीं, पहले इतना बताइए। जो संख्या 80 से कटेगी वह संख्या 8 और 10 दोनों से कटेगी, ये तो पक्का गारंटी है भाई। जो संख्या 80 से कटेगी 10 से जरूर कटेगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 है, तो 80 से कटने वाली संख्या 10 से श्योर कटेगी। ये तो हिसाब क्लियर है। और 8 से भी कटेगी, 10 गुणा 8। तो आप एक चीज कंफर्म करिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक की संख्या है। कितने अंक की संख्या है? 7। अब यह 7 अंक की जो संख्या है,
80 से कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, और जो संख्या 10 से कटेगा उसमें इकाई का अंक शून्य होगा, ये आप जानते हैं। कोई संख्या यदि 10 से कटेगा, 10 से कटेगा तो इकाई का अंक शून्य होगा, यह 100% सत्य है। यदि कोई संख्या 10 से कट रहा है तो समझ लीजिए कि इकाई का अंक 0 होगा। मतलब ये 7 अंकों की संख्या है, ये 10 से जरूर कटेगा। भाई 80 से कट रहा है तो 10 से कटेगा, और 10 से कटेगा तो इसका मतलब इकाई का अंक शून्य होगा। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि b बराबर हो गया 0। हमें पता चल गया b का मान कितना 0। कैसे पता चला? क्योंकि यह जो 7 अंक की संख्या है ये 80 से कट रहा है, 80 से कटेगा तो 8 और 10 दोनों से कटेगा, और यदि 10 से कटेगा तो इकाई का अंक 0 होगा, यह भी सत्य है। तो ये तो ठीक है कि हमें पता चल गया b का मान 0। अब देखिए जो नई संख्या बनी वो क्या बनी, थोड़ा देखिएगा। अब जो नई संख्या बनी 2 3 5 8 3 a, और ये हो गया 0, क्योंकि अब हमें b का मान पता चल गया। b का मान कितना हो गया 0, तो अब हमने b की जगह 0 रख दिया। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यह संख्या 8 से भी कटेगी, और 8 से विभाज्यता की शर्त बस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 8 से विभाज्यता की शर्त यह होता है, यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनने वाली संख्या, यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनने वाली संख्या 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। तो मतलब लास्ट के 3 अंक को लेना है, लास्ट के 3 अंक को, तो 3a0, और यदि यह संख्या 8 से कट गई तो समझ लीजिए ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब आप हमें सोच के बताइए कि a के स्थान पर कौन सा वैल्यू रख दे, यह आपको खुद अपने तर्क के माध्यम से सोचना है कि a के स्थान पर कौन सी संख्या रख दें कि 8 से कट जाए। देखिए 8 चौके 32, मतलब a का वैल्यू 2 रखेंगे, आप लोग रखेंगे कि नहीं? अब आप खुद ही सोच लीजिए, यदि मैं a का वैल्यू 2 रख दूं, a की जगह 2, तो ये 320 हो जाएगा, और जब ये 320 हो जाएगा तो 8 से कट जाएगा। देखिए 8 से विभाज्यता की शर्त होती है, मैंने मनमाने तरीके से नहीं लिखा। 8 से विभाज्यता की शर्त यह है, यदि दी गई संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े लास्ट के 3 अंक से बनने वाली संख्या यदि 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटती है। तो इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक a है, सैकड़े का अंक 3 है, तो लास्ट के 3 अंक से जो संख्या होगी 3a0। तो a के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि 8 से कट जाए? 2 रखें तो 320 हो जाएगी। कंफर्म है b का मान 0, a का मान 2। आपसे पूछा है a माइनस बी, a का मान रख दीजिए 2 माइनस b का मान 0, वही आए। काफी देर से आप सभी का उत्तर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, 2 बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मैं आता हूं प्रश्न संख्या 13वें पर। तो एक लिंक पिन किया गया है, बागेश्वर की क्लास होगी शाम को, और आप लोग लिंक को टच करें और लाइक सर की क्लास जरूर करें, और केवल लाइक ही नहीं, क्लास अटेम्प्ट करें। एक बहुत ही बेहतरीन सजीव क्लास होने को होगा। यह सर की क्लास शाम को 6 बजे संडे के दिन, मतलब सर की क्लास ये जो है संडे इवनिंग में, 6 नहीं 7 बजे, 7 बजे मतलब 7 PM पर क्लास होगी। और आप लोग जितने भी लोग हैं, सर की क्लास जस्ट पिन किया गया है लिंक, आप लिंक पर जाइएगा। केवल लाइक ही नहीं करना, आपको संडे को यह क्लास जरूर देखनी है, एक बहुत बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो निस्संदेह देखिए, एक बेहतरीन कक्षा के लिए बिल्कुल सक्रियता, सजीवता दोनों चीज चाहिए होगी। तो आप लोग निश्चित
रूप से, सक्रिय रूप से शाम को 7 बजे इवनिंग में संडे के दिन जुड़िएगा। और अभी फिलहाल बस 30 सेकंड मैं समय ले रहा हूं, मैं इस पर इसकी व्याख्यान पर आऊंगा। 30 सेकंड समय ले रहा हूं। अभी कितना, रजत जी बताएंगे कितना? अभी कितना लाइक है सर में? मुझे ये पता चले कि आप लोग मेरा कहना मान रहे हैं कि नहीं, बस मैं ये थोड़ा देखना चाहूंगा। 850 अभी लाइक है। मैं ये देख रहा हूं कि मेरा कहना आप लोग मान रहे हैं कि नहीं। तो देखिए अभी 30 सेकंड में समय देता हूं और फिर मैं रजत जी से पूछूंगा कि लाइक की संख्या कितनी हुई, और इसके बाद मैं तुरंत अपने सेशन पर आ जाऊंगा। और तब तक आप लोग ये भी देखते रहे जो लोग लाइक कर चुके हैं। 900 मुझे आंखों देखा हाल रजत जी बता रहे हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं। बस 30 सेकंड। हाँ, तुरंत लिंक पर जाइएगा और तुरंत लाइक करके वापस आ जाइएगा। अभी कितना हुआ एक बार मैं फिर से देखना चाहूंगा, इसके बाद मैं आऊंगा। बहुत स्लो गति से, हल तो नहीं करने लगे। चलिए देखें, मैं आता हूं अपने प्रश्न पर। देखिएगा यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रोमन संख्यांकों में सही नहीं लिखा गया? मतलब 3 संख्याएं सही लिखी गई होंगी, एक सही नहीं लिखा गया होगा, ये आपको तलाशनी है। देखिए, एक ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। रोमन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए 7 प्रमुख अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। आप सभी परिचित हैं। ये होता है, ये होता है, ये होता है एक यल, और इसके बाद सी होता है, इसके बाद यम होता है, और इसके बाद डी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर का प्रयोग किया जाता है। और अब ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ रोमन अंकन प्रणाली में 1 होता है, और ये होता है 5। कितना? 5। ये एक्स वाला जो है इसको 10 से संबोधित करते हैं। यल वाला जो है 50 है, और सी सेंचुरी मतलब 100 है, और यम जो है 500 है। यम जो है 500 का प्रतिनिधित्व करता है, और डी 1000। यह संख्या का सूचक है रोमन अंकन प्रणाली में। अब कौन सा सही नहीं है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लिया हमें रोमन अंकन प्रणाली में 9 लिखना है, तो पहले हम क्या करते हैं, 10 लिखते हैं, और इसके पीछे 1 लिखते हैं, और जब पीछे 1 लिखते हैं तो इसका मतलब 10 में 1 घटा रहे हैं, 9। यदि हमें 13 लिखना है तो 10 और आगे 3 लिखते हैं, 10 3 13, 10 3 13। और यही चीज हमें जैसे 7 लिखना है तो 5 के आगे 2 बढ़ा देते हैं, 5 2 7, ये पार्ट होता है। अब कौन सा सही नहीं है? देखिए अब मैं इस पर आता हूं। तो यल का अर्थ किससे है? यल का अर्थ 50 से है, और ये 50 10 60 और 1 61 हो गया, मतलब ये 61 का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। देखिए यल का मतलब क्या है? यल का मतलब 50 होता है, कोई डाउट तो नहीं है। इसका मतलब 1 होता है, भी का मतलब 5 है, यक्स का मतलब 10 है, एल का मतलब 50 है। तो जब यल का मतलब 50 है तो 50 के आगे 10 और 1 11, 61 हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बी विकल्प देखता हूं। अच्छा, यक्स एल मतलब यल का मतलब 50 से है। देखिए यल का मतलब 50 है, और जब यक्स पीछे लग जाएगा तो इसका मतलब 50 में 10 कम करना होगा। देखिए जब कोई अक्षर पीछे लिखा जाएगा तो माइनस करना है, और यही आगे लिखा जाए तो प्लस करना है। तो यल का मतलब 50 है, और यल का मतलब 50 है, और यक्स का मतलब 10 है, लेकिन यक्स पीछे है, तो 50 में से 10 माइनस होगा, तो इसका मतलब ये 40 है। क्लियर है? और यही यल के आगे यक्स लगा होता तो ये 50 और 10 60 होता। चलिए अब मैं इस पर आ जाऊं। अब यक्स का मतलब क्या है? आप जानते हैं 10, और भी का मतलब 5, तो इसका मतलब 5 5 2 बार मतलब 20 लिखना है, तो 20 ऐसे नहीं लिखा जाता, यही गलत है। देखिए 20 ऐसे नहीं लिखा जाता, ये कोई अंक आप लिख नहीं सकते, ये नहीं लिख सकते। हाँ, इसका मतलब क्या है? सी का मतलब 100 है, और यक्स का मतलब 10 है,
और ये 10 पीछे है तो 100 माइनस 10 इसका मतलब 90 है। भाई सी का मतलब क्या होता है? 100। देखिए सी का जो मतलब होता है 100 होता है। जब सी का मतलब 100 है और पीछे यक्स लिख दें तो इसका मतलब 10 कम करेंगे, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 आएगा। लेकिन यह रोमन अंकन प्रणाली में गलत है। मतलब आपसे पूछा है रोमन संख्या में कौन सा सही नहीं लिखा गया है, तो सी। आप कहेंगे तो एक्चुअली इसको लिखना क्या चाहिए? पहले तो इसका अर्थ ही क्लियर नहीं है। यदि 10 5 15 5 20 कहे तो 20 आपको ऐसा लिखना चाहिए। भाई जैसे मान लिया हमें 20 लिखना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 10 लिखें फिर 5, 10 5 15, फिर 5 लिखें, 15 5 20, फिर 25 लिखना है तो फिर 5 करें। ऐसा नहीं, 25 लिखना है तो 10 10 20 5 25 ऐसे लिखा जाता है। अब ऐसे करना हो तो आप कहिए मुझे 15 लिखना है तो मैं ऐसा भी करूं, 10 11 12 13 14 15 ऐसे कर दूं। तो ये रोमन अंकन प्रणाली में गलत है। तो यह सी विकल्प हम लोगों का सही नहीं लिखा गया है। तो चलिए एक प्रश्न मैं इसी पर आपके लिए देता हूं। मैं चाहूंगा कि इस 14वें का उत्तर आप करिएगा। सिमिलर सवाल है, रोमन पद्धति में निम्न में से कौन सी संख्या गलत है? फिर से वैसा ही सवाल है, विकल्प आपके सामने है। मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। दूसरी चीज, अभी यह सेशन संख्याओं का केवल इतना ही नहीं, कल मैं एक सेशन और लूंगा क्योंकि बाइनरी अंकन प्रणाली भी इसमें आपको जानना है। C10 बहुत प्रश्न रखे जाते हैं और यह जो प्रश्न है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर में पूछा गया। ऐसे प्रश्न, मतलब मैं ये नहीं एग्जैक्ट कह रहा हूं, ऐसे प्रश्न दोनों पेपर में पूछा गया। तो अभी संख्या व्यवहार के एक सेशन और कल हम सभी लोग जुड़ेंगे। आज बस इतना ही। हाँ कितना? चलिए आप लोगों ने बहुत सक्रिय रूप से मेरा कहना माने हैं। बस जाते जाते मैं सर के क्लास के लिए एक बार फिर कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, पूरी एनर्जेटिक रूप में सर पूरी क्लास को टीच करते हैं और यह वास्तव में अद्वितीय यूनिक होता है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं तो इससे अधिक एनर्जी लगाऊंगा तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तो फुल एनर्जेटिक क्लास आप सभी लोग सर का अटेंड करेंगे। अच्छा सर भी आ चुके हैं, मैं चाहूंगा कुछ दो शब्द सर बोले और फिर मैं सेशन को समाप्त करूंगा। मैं आपको बताऊं मेरे भाई, एक क्वेश्चन मैंने कौशल से लिया। मतलब जैसे प्रश्न आता है बिल्कुल सेम जैसे आता है आपका, है ना, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, लेकिन उसी में मैंने थोड़ा सा उल्टा घुमा दिया। मतलब कान इधर से पकड़ते मैंने इधर से पकड़ लिया। और मैं आपको बताऊं कि जो विद्यार्थी 30 में 30 कर पाते थे वो नहीं कर पाए वो क्वेश्चन को। तो इस तरह के प्रश्नों को हम बना रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे प्रश्न आते हैं उसी में थोड़ा सा सेट करना है। क्योंकि वो भी सीटेट क्या करता है, थोड़ा दिमाग लगाता है, थोड़ा डिफरेंट का कॉम्बिनेशन चेंज करता है। और आपको अच्छी तरह से याद होगा वो कौशल वाला प्रश्न जिसको आप लोगों ने बड़ा विवादित कि बागे सर ने ऐसा पढ़ा दिया, ऐसा तो कहीं नहीं मिल रहा है, और हूबहू फिर वही मिल गया था आपको परीक्षा में। आपको याद होगा क्योंकि आपने ही वायरल किया था, पूरा ऑल ओवर इंडिया में वायरल किया था। दोस्त आपका भाई एक बार फिर से आपके लिए संडे को सायं 7 बजे, 6 नवंबर सायं 7 बजे आ रहा है। और आपके सामने लाइक का बटन तो होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करूंगा 2 घंटे तो उसी में कमाल धमाल हो जाएगा यार। वो आपने हमेशा देखा है। तो जितने भाई लाइव हैं एक साथ सब लोग चलिए, एक साथ जाते हैं हम लोग, सब लोग एक साथ जाते हैं और एक साथ लाइक, और अगर दिल करे, अगर लगे कि यार नहीं ये लाजवाब क्लास होगा, तो इसको अपने पास फॉरवर्ड कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। जब मन करे करना होगा तो करना, लेकिन अभी आप लोग एक साथ सब लोग लाइक करेंगे। जितने भाई बहन लाइव हैं सभी के सभी भाई, सभी के सभी बहना हमारी कहना ज्यादा मानती हैं। भाई लोग तो भाई कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए, ज्ञान ले रहे हैं ना, शिक्षा दिल से। आपको लगता है ना कि जब ये भाई आपका पढ़ाएगा तो खुले मन से पूरे दिल से एकदम रंग जाएगा, रंग में रंग जाएगा। ठीक है, तो रंग में भंग नहीं होना चाहिए। सभी के सभी दिल से आशीर्वाद लेंगे, संगम की धरती से दिल से आशीर्वाद लेंगे। सब के सब जाके लाइक का बटन, अभी मैं देख रहा हूं कितने लोग भाई ऐसे बहन हैं जो
वास्तव में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। कितने लोग हैं जिनको वास्तव में आशीर्वाद मिलना ही चाहिए? ठीक है, आशीष सर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। एक साथ सब लोग आशीष सर की क्लास में जाइए, लाइक बटन ठोक कर जाइए और आशीर्वाद है, आप लोग अच्छा करेंगे। अच्छा इंडिया देखेगा हिंदी शिक्षण की टाइप के लिए 6 नवंबर शायद 7 बजे आप तैयार रहिए। पिछली बार की तरह हूबहू प्रश्न फंसा था, इस बार भी फंसाएंगे, वादा है।